So, welcome, friends. Today, we would continue the journey of partnership. Last, we ended on partnership property. तो पार्टनरशिप प्रॉपर्टी में ये एक दो लाइन बस और पढ़ लेते हैं. ड्यूरिंग द subsistence of the partnership, a particular partner has any proprietary interest in the assets of the firm. मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए. दैट डज नॉट मीन कि कभी भी पार्टनरशिप में कोई एक पर्टिकुलर पार्टनर बोलेगा कि मैं ओनर हूं. नहीं, ऐसा नहीं होता भाई. सब ओनर है. तो ये कॉमन सेंस की बातें थी. सारे के सारे पार्टनर्स उस एसेट को ओन करते हैं. इस बात को कहते हैं कम्युनिटी ऑफ इंटरेस्ट. कम्युनिटी ऑफ इंटरेस्ट, कॉमन इंटरेस्ट है सबका. आइए अब चर्चा करते हैं पर्सनल प्रॉफिट अर्न्ड बाय पार्टनर्स. सेक्शन 16. पर्सनल प्रॉफिट. ये बात सुनकर आपको कैसी लग रही, पहले ये बताइए. अभी तक तो हम बात कर रहे थे पार्टनरशिप. पार्टनरशिप में पर्सनल प्रॉफिट कहाँ से आया? जो भी है सबका है, मिल बांट कर खाने की वादा हमने किया था. तो पर्सनल प्रॉफिट इसका मतलब कहीं ना कहीं धोखा हो रहा है, चीटिंग हो रहा है दोस्त. सो आइए पर्सनल प्रॉफिट का बात कर रहे हैं. सीधा सीधी एनालिसिस पे चलते हैं. वेयर, एक मिनट रुकिए. Where a partner derives any profit for himself from any transaction of the firm. ट्रांजैक्शन किया फर्म का, प्रॉफिट कमाया खुद. समझ लो फर्नीचर बेचने का काम है हमारा, राइट. और उसके लिए वुड खरीदना है हमें. कमीशन खा लिया हमने चुपचाप, बाकी पार्टनर्स को पता ही नहीं चला. और फ्रॉम द यूज ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ बिजनेस, और फ्रॉम द यूज ऑफ द प्रॉपर्टी. अब समझ लो गाड़ी है. पार्टनरशिप फर्म के पास एक गाड़ी है और सैटरडे संडे क्योंकि काम हम कम करते हैं, तो मैं सैटरडे संडे उस गाड़ी को ट्रैवल ट्रैवल एजेंट के साथ मैंने कुछ कोलैबोरेशन कर लिया है. ट्रैवल एजेंट को मैंने कहा कि भाई ये सैटरडे संडे हमारी गाड़ी ऐसे एक्स्ट्रा पड़ी रहती है, तुम मुझसे ले लो और मुझे आधा आधा हम लोग शेयर कर लेंगे. तो पर्सनल प्रॉपर्टी तो नहीं था आपका, प्रॉपर्टी तो था फर्म का. फर्म का प्रॉपर्टी आपने दे दिया ट्रैवल एजेंट को और आप उससे पैसे पर्सनली कमा रहे हो. तो क्या ये सही काम कर रहे हो? बिल्कुल गलत. या कोई बिजनेस कनेक्शन निकाला ऑफ द फर्म का, या फर्म का नाम यूज किया, कुछ भी फर्म का नाम यूज किया, फर्म का प्रॉपर्टी यूज किया, फर्म का कनेक्शन यूज किया और पैसे आए सिर्फ मेरे पॉकेट पे, तो ये एब्सोल्युटली गलत चीज है. ही मस्ट अकाउंट फॉर दैट प्रॉफिट एंड पे इट टू द फर्म. स्वाभाविक सा बात है. तो आइए एग्जाम्पल देखते हैं. ए बी सी एंड डी एस्टैब्लिश पार्टनरशिप बिजनेस for refining sugar. A, who was himself a wholesale grocer, ठीक है, मोदी का दुकान होलसेल करता था, was entrusted with the work of selection and purchase of sugar. पार्टनरशिप में 4 लोग हैं और ए जो है वो होलसेल ग्रोसरी का करते थे. एज अ होलसेल ग्रोसर, A was well aware of the variations in the sugar market. Of course, wholesaler है, उनको प्राइस फ्लक्चुएशन के बारे में मालूम है. And he had the suitable sense of propriety as regards purchase of sugar.
एक अच्छा स्पेशल नॉलेज था उनके पास कि भाई शुगर को कौन सा वैरायटी का किस दाम पे हम खरीदना है। कहने का मतलब ये है दोस्त, बी, सी और डी को इतना नॉलेज नहीं था। अब समझ लो शुगर परचेज हुआ, ए ने परचेज किया। अगर घटिया क्वालिटी का शुगर, इमेजिन करो, 10 रुपया किलो में खरीदा है और उसे बता रहा है 12 रुपया किलो, तो बी, सी और डी को तो पता नहीं है क्वालिटी का वेरिएशन के बारे में। तो बी, सी और डी तो विश्वास कर लेंगे कि हाँ ये 12 रुपया किलो वाला क्वालिटी ए ने खरीदा है। तो क्या ये ए सही कर रहा है? आगे देखिए एग्जाम्पल में क्या है। ही हैड ऑलरेडी इन स्टॉक sugar purchased at low price which he sold to the firm when it was in need of some, without informing the partners that the sugar sold had belonged to him। बताइए, खुद के पास 10 रुपया किलो का शुगर था और उसने फर्म को बेच दिया समझ लो 15 रुपया किलो में। तो 5 रुपया किलो पर्सनल प्रॉफिट हुआ क्या नहीं हुआ? अब फर्म अगर समझ लो 15 रुपया से 20 रुपया में बेचती है, तो ये 5 रुपया में वो अपना हिस्सा भी लेगा, बट ये 5 रुपया दोस्त उसने पूरा का पूरा पर्सनल प्रॉफिट किया है। इट वॉज हेल्ड दैट ए वॉज बाउंड टू अकाउंट टू द फर्म फॉर द प्रॉफिट सो मेड बाय हिम। दिस रूल हाउएवर इज सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स। अगर पार्टनरशिप में पहले से ही कॉन्ट्रैक्ट था कि देखो भाई मैं तुम लोगों को अपना बेस्ट प्राइस पे दे सकता हूं, और उसके बाद मैंने भाई जो बेस्ट प्राइस था मैंने पार्टनरशिप फर्म को 15 रुपया एकदम बेस्ट प्राइस पे दिया है दोस्त, 15 रुपया किलो बेस्ट प्राइस पे दिया है, और हम लोग तो 25 रुपया किलो में बेच रहे हैं। ये एक्सपर्टाइज मेरे पास है कि मैं 10 रुपया किलो में खरीद रहा हूँ। अगर आप मार्केट में खरीदने जाओगे तो आपको 18 रुपया किलो के नीचे नहीं मिलने वाला है। मैं तो फिर भी 3 रुपया सस्ता दे रहा हूँ। अगर ऐसा कुछ डिस्कशन हुआ होगा और सारे बिजनेस पार्टनर्स अग्री किए होंगे कि ठीक है भाई, हम तुम्हारा कॉस्टिंग 10 रुपया किलो पे ध्यान नहीं देंगे क्योंकि हमें मार्केट से तो 18 रुपया पे मिल रहा है और तुम दोस्त 15 रुपया में दे रहे हो और हम 25 रुपया में बेच रहे हैं, तो हम अपना ध्यान रखेंगे 15 का 25 करने में। अगर ये बात खुल के पहले ही तय हो गई है आपस में, तब तो देखो कोई दिक्कत नहीं है, बट तय नहीं हुई है, सीक्रेट प्रॉफिट कर रहे हो तो वो गलत है। Where a partner carries on a competing business, he must account for and pay for the firm all profits made by him in that business। पार्टनर कंपीटिंग बिजनेस कैसे कर सकता है? ठीक है, उसे नहीं करना चाहिए। अगर कर भी लिया कुछ गलती से तो फर्म को पूरे हिसाब दे देना चाहिए। एग्जाम्पल दूसरा वाला देखते हैं, कलर चेंज करते हैं, आइए येलो करते हैं। ए, बी, सी एंड डी स्टार्टेड अ बिजनेस इन पार्टनरशिप फॉर इंपोर्टिंग सॉल्ट। पहला एग्जाम्पल था शुगर का, दूसरा एग्जाम्पल है सॉल्ट का। फ्रॉम फॉरेन पोर्ट्स एंड सेलिंग इट एट चिटागोंग। तो क्या हो रहा है यहाँ पर, सॉल्ट को इंपोर्ट करेंगे हम। ए, बी, सी एंड डी 4 पार्टनर्स। ए स्ट्रक सर्टेन ट्रांजैक्शन इन सॉल्ट ऑन हिज ओन अकाउंट। ए ने खुद के कैपेसिटी पे, पार्टनरशिप फर्म के कैपेसिटी पे नहीं, अपने खुद के कैपेसिटी पे उसने कुछ ट्रांजैक्शन किया, which were found to be of same nature as the business carried on by the partnership। सेम ट्रांजैक्शन लग रहा है भाई, ये तो हम लोग भी जो पार्टनरशिप बिजनेस में जो कर रहे हैं वैसा ही लग रहा है। क्या दिक्कत क्या है अगर वैसा ही? अरे भाई दिक्कत है ना, जो क्वालिटी ए, बी, सी, डी फर्म जिस क्वालिटी का सॉल्ट बेचेगा, सिमिलर क्वालिटी का सॉल्ट ए के पास है। अगर कोई ग्राहक आ गया तो वो यहाँ का स्टॉक नहीं बेच के वो अपना पर्सनल स्टॉक अगर बेच दिया, पर्सनल स्टॉक बेचने से जो पैसा आया
वो पैसा पूरा का पूरा ए के पास आया, इस फर्म के पास नहीं आएगा। तो प्रॉफिट कौन कमाया? प्रॉफिट सारा का सारा ए भाई साहब कमा लिया। तो क्या ये सही है? इसका मतलब ये तो अपने ही फर्म से कंपटीशन हो रहा है। राइट और रॉन्ग? राइट और रॉन्ग? बताइए। हाँ जी। It was held that A was liable to account to the firm for profits of the business so made by him. This rule is also subject to contract between the partners. अब अगर आपस में पहले ही कॉन्ट्रैक्ट हो गया है कि देखो भाई, मैं अलग से भी काम करूंगा, क्योंकि तुम बेच रहे हो चिटागोंग में। देखो इस सब में क्या लिखा हुआ है, इस एग्जाम्पल में क्या लिखा हुआ है कि हम इंपोर्ट करेंगे और हम चिटागोंग में इस प्रोडक्ट को बेचेंगे। अब ए बोल रहा है कि भाई मैं अपना प्रोडक्ट बैंकॉक में बेचूंगा, बैंकॉक में, और बैंकॉक में मेरा कनेक्शन है और उससे कोई आपस में तो कोई डिस्प्यूट हो नहीं रहा है। हो सकता है कि नहीं? तो भाई मैं अपना कनेक्शन से बैंकॉक में कमाऊंगा, तो तुम्हें क्या एतराज है? मैं अगर चिटागोंग में ही उसी सप्लायर को बेचूं अलग से, तो मैं धोखा कर रहा हूं। तो ये तो आपस का अग्रीमेंट का बात है। ऐसे दूसरा पार्टनर बोलेगा अच्छा अच्छा तू बैंकॉक भेजेगा, मेरे पास भी एक पार्टी है चेन्नई में। दूसरा कोई बोलेगा मेरे पास भी मलेशिया में कोई है। तो ठीक है, चल मिलके काम करते हैं, बैंकॉक हो, मलेशिया हो, मद्रास हो, चेन्नई हो, जो भी है सब मिलके करते हैं, प्रॉफिट्स बांट लेंगे भाई आधा आधा। या चलो 4 पार्टनर्स है, 25 25 25। पर पार्टनर्स ने कहा नहीं भाई, चित्तागोंग का प्रॉफिट साथ में, चेन्नई वाला मैं भाई अपना अलग से करना चाहता हूँ, मेरा जीजा जी के साथ करना है मेरे को। भाई इतना पैसा भी तो नहीं है अपने पास। नहीं, तेरा जीजा जी के साथ यार हम तो नहीं करेंगे, आई एम नॉट कंफर्टेबल विद योर जीजा। वो बोलेगा मैं अपने साला के साथ मलेशिया में कर रहा हूँ, यार आई एम नॉट कंफर्टेबल विद योर साला। हो सकता है ना? तो आपस में अग्रीमेंट क्या, एक काम करते हैं भाई, चित्तागोंग वाला बिजनेस में अपने पार्टनर्स, कम से कम इसमें कोई गलत काम नहीं करेंगे हम लोग। बाकी भाई तेरा बैंकॉक में तुम कर, तुम मद्रास में कर, तुम कहीं कर, वी डोंट माइंड। तो ऐसा अग्रीमेंट आपस में ऐसी तरीके से बैठ के बात करने से हो जाता है। मन में काला मत रखो, राइट, कि मैं चीटिंग करूंगा, मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा कंट्रोल है, एक्स्ट्रा पावर है, पार्टनरशिप ने दे दिया है, तो मैं पर्सनल सीक्रेट प्रॉफिट कर लूं। वो गलत है, वो एकदम गलत है। चलो अब हम लोग चलते हैं, कहाँ चलते हैं सर? क्लासरूम में ही तो बैठे हैं। चलो ठीक है, कहीं मत जाओ, क्लासरूम में पेज नंबर 7 में आ जाओ। ठीक है, राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स आफ्टर अ चेंज इन द फर्म। आफ्टर अ चेंज इन द फर्म, ये है सेक्शन 17। बिफोर गोइंग इनटू राइट्स एंड ड्यूटीज, we should first know how a change may take place in the constitution of the firm। मैं भी यही सोच रहा था कि चेंज इन द फर्म क्या मतलब है इसका। इट में अकर इन वन ऑफ द 4 ways, नेमली, अभी जैसे मैंने चर्चा किया, भाई मैं तो जीजा जी के साथ काम करूंगा। अब जीजा जी मेरे बैंकॉक में है, लंबा ऑर्डर है, लंबा पैसा कमा रहे हैं। बाकी पार्टनर्स बोल रहे हैं कि यार जीजा जी को पार्टनर बना ही लेते हैं, क्या है, थोड़े से नखरे वाले हैं तो क्या है। नहीं यार, दूसरा बोला नहीं नहीं। तो ऐसा हो सकता है ना कि बाद में, क्योंकि बिजनेस करने के लिए बहुत पैसा चाहिए और भाई जीजा अपना बहुत पैसा वाला है, राइट। तो क्योंकि कुछ कंसिडरेशन ऐसा दिमाग में आया कि भाई एक काम करते हैं यार, जीजा जी को पार्टनर बना लेते हैं, बट 20% नहीं देंगे, 15% देंगे। आपस में जो भी है डिस्कशन, म्यूचुअल अग्रीमेंट इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है? बोलिए। अभी तक पार्टनर कौन थे? ए बी सी एंड डी, राइट। अब कोई जीजा जी को पार्टनर बनाना चाह रहे हैं, तो फर्म चेंज होगा क्या नहीं होगा? नया पार्टनर आ गया, तो फर्म चेंज कैसे हो सकता है? वेयर अ न्यू पार्टनर और पार्टनर्स कम इन,
पार्टनर मतलब जीजा जी, पार्टनर्स मतलब भैया दूसरा पार्टनर का साला भी आना चाहता है। ABCD थे, अब एक जीजा जी हो गए, एक साला जी हो गए। When some partner or partners go out, अब यार तेरा जीजा अगर आएगा ना तो भाई मैं तो हाथ जोड़ रहा हूं, मैं नहीं रहता, मैं जा रहा हूं। हो सकता है मैं रिटायरमेंट ले लूंगा, मैं नहीं, मैं मेरे को नहीं करना है। हो सकता है कि नहीं हो सकता, या हार्ट अटैक से भी मर सकते हैं लोग। तो कोई रिटायरमेंट हो या परमानेंट रिटायरमेंट हो, परमानेंट रिटायरमेंट इज डेथ, यू रिटायर फ्रॉम लाइफ। सो डेथ हो या रिटायरमेंट हो, रिटायरमेंट मतलब यू आर रिटायरिंग फ्रॉम दैट बिजनेस, डेथ मतलब यू आर रिटायरिंग फ्रॉम लाइफ। कोई डाउट? तो दोनों केसेस में क्या आपका फर्म का कॉन्स्टिट्यूशन चेंज होगा? बोल रहे हैं नहीं होगा। कैसे बात कर रहे हैं आप? कोई मर गया तो क्या उसकी आत्मा काम करेगी आपके साथ? आप बोल रहे हैं कि नहीं कॉन्स्टिट्यूशन चेंज नहीं होगा। क्या हो गया मैडम आपको? बोलिए, बोलिए, जोर से बोलिए, जनता सुनना चाह रही है, इतना धीरे से नहीं होगा। क्या आप सुन पाए हैं दोस्त? क्या करें, चलो, मतलब मुझे यकीन है कि आप गलत नहीं बोले हो। सामने जो मैडम बैठी है वो गलत बोल सकती है, बट आप इंटेलिजेंट हो। आगे तीसरा पॉइंट, where the partnership concerned carries on business other than the business for which it was originally formed। फर्म तो भैया चेंज हो गया, कल तक तो ये फर्म मिठाई की फर्म थी, आज ये शराब बेच रही है। तो ये पार्टनरशिप बनी तो थी मिठाई बेचने के लिए, अब ये शराब बेच रही है। लास्ट पॉइंट, वेयर द पार्टनरशिप बिजनेस इज कैरिड ऑन आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द टर्म फिक्स्ड फॉर द पर्पस। हमने फिक्स किया था कि भाई 2018 दिसंबर तक ही काम करेंगे, अब उसके बाद भी हम काम कर रहे हैं, राइट? तो फर्म का एक्सपायरी तो हो चुका है, उसके बाद अगर हम काम करें तो यस, कुछ नया आ गया है। अब इस सिचुएशन पे पार्टनर्स के राइट्स एंड ड्यूटीज क्या होंगे? कहने का मतलब ये है, अब जीजा जी आ रहे हैं, साला बाबू आ रहे हैं, पार्टनरशिप फर्म अब ABCD के साथ और इंक्रीज हो रहा है, या एक पार्टनर जा रहा है, या दूध दही बिजनेस छोड़कर शराब का बिजनेस शुरू कर रहे हैं, या पार्टनरशिप 2018 तक करना था, अब यार वो 18 का तो टर्म खत्म हो गया, नया टर्म आ रहा है। सो क्या करना है इन सिचुएशंस पे? हमारा ड्यूटीज कैसे बांधना है, क्या राइट्स है हमारा, क्या ड्यूटीज है हमारा? तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 17 फिर लिखता है सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स। ये बार बार क्यों परेशान करते हो? सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पार्टनर्स क्यों बोलते हो? अरे भाई साहब, इसका मतलब ये है, आज समझ लो कि नियम कानून कुछ भी बोले, सबसे बड़ा कानून बनाने वाले हैं पार्टनर्स। आपस में, आपस में जो पार्टनर्स ने तय कर लिया तो वो कोई भी नियम कानून से ऊपर है। ठीक है, तो आइए अब हम बात कर रहे हैं आफ्टर अ चेंज इन द फर्म, where a change occurs in the constitution of a firm, the mutual rights and duties of the partners are in the reconstitution firm remain the same as they were immediately before the change, as far as may be आफ्टर द चेंज। अब जीजा जी आ गए हैं तो क्या मेरा वो ड्यूटी क्या खत्म हो गया? मैं जो काम कर रहा था मैं तो करूंगा ही। आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द टर्म ऑफ द फर्म, 2018 दिसंबर तक ये फर्म को हम लोग चलाएंगे, अब ये टर्म एक्सपायर हो रहा है। वेयर अ फर्म कॉन्स्टिट्यूशन फॉर अ फिक्स्ड टर्म कंटिन्यूज टू कैरी ऑन बिजनेस आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द टर्म। टर्म एक्सपायर हो गया, बिजनेस फिर भी चल रहा है, फर्म चालू है,
the mutual rights and duties of the partners remain the same. इसका मतलब क्या है? अरे भैया, टर्म तो हमारे हाथ में था, हमने सोचा था कि चलो काम करके देखते हैं, 2 साल तक पार्टनरशिप निभा के देखते हैं, और हमने निभा लिया। हम एक दूसरे से बहुत खुश हैं, हम पार्टनर्स बहुत खुश हैं, हमें कोई एतराज नहीं है, और अब हम आगे बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं। तो ठीक है, जैसा चल रहा था वैसा चलने दो, as they were before the expiry, so far as they may be consistent with the incidents of partnership at will and. तो more or less जैसा बात हुआ था वैसा ही चल रहा, चलने दो। Where additional undertaking are carried out, where a firm constitution to carry out one or more adventures or undertakings carries out other adventures or undertakings are the same as those in respect of the original adventures or undertakings. फर्म जो कॉन्स्टिट्यूट हुआ है, एडिशनल अंडरटेकिंग, सब कुछ जो बात हुआ था, क्या था बात? One or more adventures or undertakings carries out the other adventures or undertakings are the same as those in respect of the original adventures or undertakings. सेम तो काम करना है, सेम माल बेचना है। कल तक चिटागोंग में बेच रहे थे, अब आज बैंकॉक में बेचना है, तो मोर और लेस काम वही है। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन थोड़ा सा बदला है, बट वही काम है, तो बस ठीक है, मिलजुल के वही काम जो कर रहे थे करते रहो। अब आ गए हम रिलेशन ऑफ पार्टनर्स टू थर्ड पार्टीज। पार्टनर टू बी एजेंट ऑफ द फर्म, सेक्शन 18। Subject to the provisions of this act, a partner is the agent of the firm for the purposes of the business of the firm. फर्म का एजेंट पार्टनर, इसका मतलब है कि पार्टनर जो कह दे फर्म को मंजूर है। You may recall that a partnership is the relationship between the partners who have agreed. You may recall मतलब ये पुराना बात है, तो आप थोड़ा सा रिलैक्स कर सकते हो, बट फिर भी मेरा काम है पढ़ना। To share the profits of the business carried on by all or any one of them acting for all, ये सेक्शन 4 ने बताया था हमें। This definition suggests that any of the partners can be agent of the others. तो पुराना बात था दोस्त, रिवीजन हो गया सेक्शन 4 का। अब सेक्शन 18 क्या बोल रहा है? सेक्शन 18 क्लैरिफाइज, सुन लो भैया, साफ साफ बात कह रहा हूं मैं हूं सेक्शन 18, मैं सफाई एजेंट हूं, सफाई कर रहा हूं, क्लियरली बता रहा हूं, मैं क्लैरिफाई कर रहा हूं, क्या बता रहा हूं मैं? दिस पोजीशन by providing that, subject to the provisions of the act, a partner is the agent of the firm for the purpose of the business of the firm. सेम टू सेम बात है भाई, कोई बड़ा बात नहीं है। द पार्टनर इंडीड वर्चुअली एम्ब्रेसेस, बाबा क्या बोलिस, द पार्टनर इंडीड वर्चुअली एम्ब्रेसेस द कैरेक्टर ऑफ बोथ अ प्रिंसिपल एंड एन एजेंट। मतलब मैं प्रिंसिपल भी हूं और मैं एजेंट भी हूं, ठीक है? तो ये कौन है? ये पार्टनर है। ही वर्चुअली इज बोथ so far as he acts for himself and his own interest in the common concern of the partnership. कॉमन कंसर्न, ये कॉमन है, कॉमन घड़ा पे जो भरेगा उससे मुझे मिलेगा, मैं अलग से अपना नहीं कर सकता हूं। तो वो सिंपल सा बात है। He may properly be deemed as a principal, and so far as he acts for his partners, he may properly be deemed as an agent. तो ये एजेंट एंड प्रिंसिपल सिंपल सा बात है कि जब मैं दूसरे पार्टनर्स के बिहाफ में कुछ कर रहा हूं, कि मैं कर दिया, मैंने कह दिया और जा यार मेरा पार्टनर, जो मैं बोल दिया इट्स अंडरस्टूड, कोई दिक्कत नहीं है। जो मैं बोल रहा हूं मेरे पार्टनर को मंजूर होगा,
मैं एजेंट हूं किसका? मैं अपने बाकी पार्टनर्स का, क्योंकि जो मैं कह दिया मेरे बाकी पार्टनर्स को मंजूर होगा, कोई टेंशन ही नहीं है। भाई तू तो मान रहा है, क्या पता बबलू नहीं माने। अरे यार मैं बोल दिया तो बबलू मान जाएगा। अगर बबलू मान जाएगा इसका मतलब क्या है? मैंने बबलू के बिहाफ में काम किया, तो मैं एजेंट हो गया बबलू का। और अगर कहीं पर ऐसा सिचुएशन है, मैं बोल रहा हूं ना, मैं, देखो क्या चिंता, मैं ही बोल रहा ना, चल मैं तेरे को चेक साइन करके देता, बात खत्म। तो इस समय मैं प्रिंसिपल, तेरे को किसी और से पूछने का दरकार नहीं है, बस मैं बोल दिया ना, बस बात खत्म। राइट? तो ये है सिचुएशन। द प्रिंसिपल डिस्टिंक्शन बिटवीन हिम and a mere agent is that he has a community of interest with other partners in the whole property. भाई जो भी है अपना ही है, सबका सबका है। एंड बिजनेस एंड लाइबिलिटीज ऑफ पार्टनरशिप, लाइबिलिटी है तो भी अपना सबका है, प्रॉफिट है तो भी अपना सबका है। whereas an agent as such has no interest in either. अगर सिर्फ एजेंट होता, सिर्फ एजेंट, तो एजेंट को भैया लाइबिलिटी से मतलब नहीं है, बात समझो। बट मैं तो यहां प्रिंसिपल भी हूं, एजेंट भी हूं। जो है अपना है, कॉमन है। ठीक है? अगर आप पार्टनरशिप में नहीं हो, समझ लो मेरा कोई पार्टनरशिप बिजनेस नहीं है। तो एजेंट का मतलब आज मैं समझाता हूं दोस्त आपको, एजेंट का क्या एक्चुअल सिचुएशन क्या है। एजेंट का मतलब क्या होता है ना, देखो समझ लो एक ही जैसा काम मेरे को करना पड़ रहा है। राइट? अब जब मैं एक छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट किया था, तो समझ लो फॉर्म फिलअप भी मैं ही कराता था, सारा काम मैं ही करता था, रूटीन जॉब्स का। अब मैंने क्या किया कि भैया अब यार ये काम मैंने अपॉइंट कर दिया किसी को कि मेरे बिहाफ में ये फॉर्म फिलअप और ये सब काम भैया ये करेगा। अगर फीस जैसे हमने कहा भाई सीए फाउंडेशन लॉ का फीस 6,000 रुपया, तो मैंने अपने एजेंट को बता दिया। अगर वो बोल रहा है 6,000, तो इसका मतलब क्या, सर भी बोल रहे हैं 6,000। राइट? अगर वो किसी को डिस्काउंट दे दिया 50% का, ठीक है, और बाद में मैं बोलता हूँ नहीं 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 उसका बात नहीं माना जाएगा, सर तो मैं हूँ, पढ़ाता तो मैं हूँ, फैकल्टी तो मैं हूँ, नहीं माना जाएगा, तो ये मिसमैच हो जाता है। ठीक है? क्योंकि मैंने उसको ऑथराइज कर दिया है कि भैया जो वो बोलता है वही फाइनल है, मेरे पास तो टाइम नहीं है भाई। तो अगर उसने किसी स्टूडेंट को 50% ऑफ कर दिया, 80% ऑफ कर दिया, तो मैं बाद में बोलूंगा नहीं नहीं ही इज नॉट ऑथराइज्ड, हाउ कुड ही डू दिस। तो ये भैया आप लोग समझिए अपने आपस में, एजेंट ने कह दिया तो इसका मतलब प्रिंसिपल, मैं प्रिंसिपल, एजेंट ने डिस्काउंट दे दिया मतलब प्रिंसिपल भैया आपने डिस्काउंट दे दिया। मगर एजेंट को क्या मतलब अगर मेरा प्रॉफिट हो रहा है या नुकसान हो रहा है, मेरा लॉस हो रहा है क्या हो रहा है, आपस का अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है। बट जब पार्टनरशिप बिजनेस में एक दूसरे के हम लोग प्रिंसिपल और एजेंट होते हैं, तो हम लोगों को अपना प्रॉफिट, नुकसान, लायबिलिटी सब चीज का ध्यान रखना पड़ता है। तो इतना सही बात है दोस्तों। The rule that a partner is the agent of the firm for the purpose of the business of the firm cannot be applied to all transactions and dealings between the partners themselves. It is applicable only to the act done by the partners for the business of the firm. एजेंट एंड प्रिंसिपल है तो ये भैया पर्सनल चीज में नहीं है, जो काम कर रहे हैं मिलकर साथ में उसके लिए है। कोई पर्सनल कैपेसिटी पे मैंने कुछ कह दिया तो वो मानेगा, ऐसा नहीं होता। बिजनेस के लिए अगर कुछ कह दिया तो वो मानना पड़ेगा। चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, फिर आगे चर्चा को बढ़ाते हैं।
Yes, friends, now we would study the implied authority of partner as agent of the firm. Implied authority. Implied वर्ड का क्या मीनिंग है? जैसे कि ये तो समझ में आ रहा है, ठीक है, हस्बैंड एंड वाइफ अगर है, रिलेशनशिप आपको पता है कि ये हस्बैंड एंड वाइफ है, तो बहुत कुछ अपने इम्प्लाई कर लेते हैं। शादी हुआ है, जस्ट शादी होने वाली है, तो वी अंडरस्टैंड कि अच्छा शादी हो रही है तो हनीमून में तो भाई जाएंगे ही, इम्प्लाइड है। सो अंडरस्टूड इम्प्लाइड मीन्स एक नेचुरल तरीके से अंडरस्टूड सी बात है, कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं है, ये तो हम कॉमन सेंस से समझ सकते हैं। दोस्त पार्टनरशिप में क्या हो रहा है? पार्टनरशिप में मिलकर सहमति से हम पार्टनर्स चुन रहे हैं, चूज कर रहे हैं, बना रहे हैं, और अब डे टू डे काम है, डे टू डे काम। तो जितने भी डे टू डे रेगुलर काम है, मैं वर्किंग पार्टनर हूँ, मैंने डे टू डे काम पे, रेगुलर काम को मैंने कुछ डिसीजन लिया। क्या लगता है बाकी पार्टनर्स नामंजूर कर देंगे? नहीं करेंगे। अंडरस्टूड सी बातें हैं। डे टू डे ऑपरेशन, डे टू डे नॉर्मल बिजनेस में जो भी काम कोई भी पार्टनर करता है, तो वो अथॉरिटी है उस पार्टनर के पास। इस बात को हम कहते हैं इम्प्लाइड अथॉरिटी। अलग से बार बार बाकी पार्टनर्स का कंसेंट लेने की दरकार नहीं है। मैं ये कर सकता हूं, मुझे ये अलाउड है। अरे भाई मैं पार्टनर हूं, ये अथॉरिटी है मेरे पास। तो जो अथॉरिटी स्वाभाविक रूप से बड़ा ही नेचुरली मेरे पास आ जाता है, उस अथॉरिटी को हम कहते हैं इम्प्लाइड अथॉरिटी। Subject to the provisions of section 22, the act of a partner which is done to carry on। हरकत था पार्टनर का, एक एक्ट था। कैसा एक्ट था? टू कैरी ऑन इन द यूजुअल वे ऑफ बिजनेस of the kind carried on by the firm। यूजुअल वे ऑफ बिजनेस ऑफ द काइंड, ऑफ द काइंड मतलब हमारा काम है मिठाई बेचना, और मिठाई बेचने की लेन देन में दूध खरीदा मैंने, दूध खरीदने के लिए पैसे मैंने दिए, एडवांस दिए, शराब खरीदने के लिए नहीं, दूध खरीदने के लिए। तो ये अथॉरिटी मेरे पास है, जो कि मैंने बिजनेस को कैरी ऑन करने के लिए यूजुअल वे, डे टू डे एक्टिविटी, और वही काम जो हम रेगुलरली कर रहे हैं। क्या काम कर रहे हैं? मिठाई, मिठाई के लिए चाहिए दूध, दूध के लिए हमने दिया है पैसा। द अथॉरिटी of a partner to bind the firm conferred to this section is called implied authority। बाइंड द फर्म मतलब क्या है दोस्त? दूध का पैसा मैंने दूध वाले से 20 लीटर दूध खरीद लिया, मिठाई बनाने का काम है पार्टनरशिप में। अब मैं दूध का पैसा नहीं दिया हूं दूध वाले को, मैं बीमार पड़ गया, मेरे दूसरे पार्टनर ये बोलेंगे कि नहीं नहीं भाई, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता, मैं नहीं देता ये पैसे। भैया दूध मैंने जो ऑर्डर दिया था वो तो फर्म के लिए लिया था दूध,
तो बाकी पार्टनर्स जो है या फर्म जो है, फर्म को पैसे देने पड़ेंगे। ठीक है, तो द अथॉरिटी ऑफ द पार्टनर टू बाइंड द फर्म, फर्म अब बंद गया है, इस ट्रांजैक्शन से फर्म बंद गया है, क्योंकि जो ट्रांजैक्शन मैंने दूध लेने का किया था एक यूजुअल वे ऑफ बिजनेस था। यूजुअल, आमतौर पे हम दूध लेते हैं मिठाई बनाने के लिए, और वही बिजनेस था, किस काइंड का बिजनेस था, द बिजनेस ऑफ द काइंड कैरिड ऑन बाय द फर्म। अगर मैं फर्नीचर बनाने का काम कर रहे हैं हम लोग मिलकर पार्टनरशिप में, और मैंने लकड़ी खरीदी, तो मुझे नहीं लगता कि मैंने कुछ गलत काम किया है, हम तो खरीदते रहते हैं, राइट। मगर फर्नीचर का काम है और मैंने प्लेन टिकट खरीदी अपने घूमने के लिए, पर्सनल एनिवर्सरी है, चलो प्लेन टिकट खरीद लेते हैं, तो क्या फर्म को मैं बांध पा रहा हूँ? सोचने की बात है। द अथॉरिटी ऑफ द पार्टनर टू बाइंड द फर्म conferred by this section is called implied authority। कहने का मतलब यह है कि पार्टनर ने जो काम किया, थर्ड पार्टी के साथ कुछ लेन देन किया, वो लेन देन उसने फर्म के बिहाफ में किया, तो फर्म पैसा देने से इनकार नहीं कर सकता है, पीछे नहीं हट सकता है। मगर बहुत सारे सरकमस्टेंसेस हैं जहां पर पार्टनर अपना अथॉरिटी से बाहर जाके कुछ काम कर बैठे, तो फर्म बोलेगा अरे भाई ये अथॉरिटी, ये पावर, ये कारनामा जो तूने कर दिया, ये भाई किससे पूछ कर किया? जब वो दूध का ऑर्डर दिया था तो कोई भी पार्टनर ये नहीं बोलेगा कि किससे पूछ कर दूध खरीदा, क्योंकि ये अंडरस्टूड सी बातें हैं कि भाई डेली दूध अपने को खरीदना है, डेली, ये डेली का काम है। डेली हमें वैन वाले को भाड़ा देना है, अगर हम फर्नीचर का काम करें, प्लाईवुड सप्लाई कर रहे हैं, तो उसके लिए पूछना नहीं है। इम्प्लाइड अथॉरिटी है, इम्प्लाइड मतलब ये तो स्वाभाविक सी बातें हैं। अब हम ऑफिस में बैठकर नाश्ता कर रहे हैं, तो चाय वाले को पैसा दे दिया, तो इम्प्लाइड अथॉरिटी ये नहीं कि मैं अपने बाकी पार्टनर को फोन करके पूछूंगा कि अरे भाई चाय पी लूं क्या? पार्टनरशिप है ना, क्या करें भाई, मैं अकेला चाय पीऊंगा, तुम लोग तो नहीं हो ऑफिस में, ऐसा नहीं है। मगर कुछ बातें ऐसा है, अगर वो पार्टनर कर गुजरे तो वो उसके अथॉरिटी के बाहर है। ये आइए ये चर्चा करते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ एनी यूसेज और कस्टम ऑफ ट्रेड, एब्सेंस ऑफ एनी यूसेज और कस्टम, जो डे टू डे बेसिस पे हम लोग काम कर रहे हैं, मैं अपने पार्टनर को अलाउ कर रहा हूँ, रोक नहीं रहा हूँ, टोक नहीं रहा हूँ, तो डे टू डे बेसिस पे भैया वही तो खरीद रहा है, वही तो पैसा दे रहा है, वही तो बैंकिंग का काम कर रहा है, और हम लोग सब पार्टनर्स को अग्री है, तो इसका मतलब हम लोगों ने मिलकर उससे ये अथॉरिटी, ये पावर दे रखा है, इम्प्लाइड अथॉरिटी। इन द एब्सेंस ऑफ, in the absence of any usage or custom of trade to the contrary, the implied authority of a partner does not empower him। ये स्वाभाविक सी बातें जो है, अगर हमने अलग से उस पार्टनर को, अलग से, टू द कॉन्ट्ररी, अलग से, स्पेशली, स्पेसिफिकली, कि भाई अगर ये कुछ ऐसा हरकत हो तो भाई तेरे को हम परमिशन दे रहे हैं, तब तो भैया बात ठीक है। वरना स्वाभाविक सी बातें में, डे टू डे काम पे, कोई भी पार्टनर ये इमेजिन ही नहीं कर सकता है, इमेजिन ही नहीं कर सकता, बात बात सुनो, इमेजिन ही नहीं कर सकता है कि मेरा दूसरा पार्टनर कुछ ऐसा काम कर बैठेगा। इसका मतलब यह है, कोई भी इम्प्लाइड अथॉरिटी किसी भी पार्टनर ने किसी को भी नहीं दिया। कैसा इम्प्लाइड अथॉरिटी? देखो पॉइंट नंबर ए,
सबमिट अ डिस्प्यूट, सबमिट अ डिस्प्यूट, कोई डिस्प्यूट हो गया है रिलेटिंग टू द बिजनेस ऑफ द फर्म टू आर्बिट्रेशन। अकेला एक पार्टनर बिना किसी पार्टनर से डिस्कस किए झमेला, कुछ आपसी झमेले को आर्बिट्रेशन में सबमिट कर दिया। भैया ये तो ऑर्डिनरी दूध लेने वाला काम नहीं था, ये कोई ऑर्डिनरी काम नहीं था। ऑर्डिनरी टॉयलेट क्लीनिंग वाला जो काम कर रहा था, उसको जो तू डेली पैसा दे रहा था, ये वो काम नहीं था भाई। ये डेली गुड्स खरीदना बेचने वाला काम नहीं था। कुछ बड़ा झमेला हुआ है और तुमने हमसे पूछे बिना तुमने ये डिस्प्यूट सबमिट कैसे कर दिया? ये तुम्हारे इम्प्लाइड अथॉरिटी के बाहर है। मानो ये क्या नहीं मानोगे? क्यों ऐसा बोल रहे हैं? अरे डिस्प्यूट में अगर हम हार गए, हमसे तो तुमने पूछा भी नहीं भाई, अगर 5 करोड़ रुपया का लाइबिलिटी आ जाएगा तो मैं क्यों दूं? तो मुझसे एडवाइस लिए होते। मेरा दोस्त प्रकाश करण सिंह, मैं उसको बोलता, भाई प्रकाश तू इतना बड़ा एडवोकेट है कैलकाटा हाई कोर्ट में, भाई इसको देख। बिना मुझसे पूछे भाई तूने कैसे सबमिट कर दिया? तो ये इम्प्लाइड अथॉरिटी के बाहर है। पॉइंट नंबर बी में देखिए, ओपन अ बैंकिंग अकाउंट ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म इन हिज ओन नेम। ये कैसे हो सकता है? फर्म के नाम पे खोलता तो समझ में आता, अपने नाम पे खोल लिया। क्या ये हम अलाउ करेंगे? कभी नहीं करेंगे। कॉम्प्रोमाइज और रिलिंक्विश, कॉम्प्रोमाइज मतलब क्या होता है? समझ लो अगर किसी से हमें 2 करोड़ रुपया लेना था और हमारे पार्टनर विकास भाई जाकर अपने आप ही सेटल कर लेते हैं 1.5 करोड़ रुपया में। अच्छा ठीक है यार, तो 2 करोड़ नहीं दे पा रहा तो 1.5 करोड़ रुपया दे देना। तो कॉम्प्रोमाइज कर लिया बिना किसी बाकी पार्टनर्स को बताए। क्यों किया? क्योंकि वो उसके जीजा जी का दोस्त था, जीजा जी का बहुत बड़ा दबाव था, प्रेशर था। तो क्या ये सही किया उसने? रेलिंक्विश मतलब कोई अपना अधिकार को छोड़ देना। 50 लाख रुपया पाना था, अपना अधिकार छोड़ दिया हमने। ठीक है भाई, तुम मत देना या तुम ऐसे कर लेना। कॉम्प्रोमाइज और रेलिंक्विश एनी क्लेम और पोर्शंस ऑफ अ क्लेम बाय द फर्म। एनी क्लेम या कोई छोटा पोर्शन, उस पे हम कॉम्प्रोमाइज कर लें या रेलिंक्विश कर दें, छोड़ दें या कम ले लें, बाकी बिना कोई पार्टनर्स के इजाजत से। तो क्या ये इम्प्लाइड अथॉरिटी है? क्या ये अंडरस्टूड सी बातें हैं? नहीं जी, ये अंडरस्टूड सी बातें नहीं हैं। उसी प्रकार से विड्रॉ अ सूट और प्रोसीडिंग फाइल्ड ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म। भैया फर्म ने 2 करोड़ रुपया का सूट कोर्ट में केस कर दिया है और क्योंकि वो मेरे जीजा जी के दोस्त है, मैं चुपचाप जाकर फर्म के बिहाफ में, क्योंकि मैं मैनेजिंग पार्टनर हूँ, मैं मैनेज कर रहा हूँ बिजनेस को, मैं साइन करके उस केस को विड्रॉ कर लेता हूँ। क्योंकि ये माना गया कि एक पार्टनर जो भी करे बाकी सारे पार्टनर्स को तो ऑटोमेटिकली मंजूर है। मगर क्या ये ब्रीच ऑफ ट्रस्ट नहीं है मेरे दोस्त? क्या ये विश्वासघात नहीं है? है। इसी प्रकार से admit any liability in a suit or proceeding against the firm। इस बार केस करने वाले कौन है? आपके साले साहब या आपके पुराने दोस्त। और आपने अपने दोस्त के साथ सीक्रेट अंडरस्टैंडिंग कर लिया कि ठीक है भैया, ये 1 करोड़ रुपया का डैमेज हम एक्सेप्ट कर लेंगे, मगर 50 लाख रुपया चुपचाप मेरे घर पे भेज देना। और मैं कोर्ट में जाके एक लाइबिलिटी एडमिट कर लेता हूँ, क्योंकि 4 पार्टनर्स है, 4 पार्टनर्स का नुकसान होगा 25-25 लाख रुपया करके। और क्योंकि मैंने सीक्रेटली
सौदा कर रखा है, 50 लाख मेरे पास आ जाएगा, तो ये लाइबिलिटी एडमिट करने में मेरा नेट मुनाफा है 25 लाख रुपए का। ये भी विश्वास तोड़ने के बराबर है, घोर अपराध। कोई भी पार्टनर अक्वायर करे, खरीद ले एक इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म। इमूवेबल प्रॉपर्टी मतलब लैंड, बिल्डिंग, ये डे टू डे के गुड्स नहीं है दोस्त, कि चलो हमने प्लाईवुड खरीदा बेच दिया। ये ट्रेडिंग गुड्स नहीं है, ये इमूवेबल प्रॉपर्टी है, ये बहुत बड़ा कॉस्टली आइटम होता है। तो ये भैया तुमने बिना हमारी इजाजत के कैसे खरीद लिया? समझ लो फर्म के पास 5 करोड़ रुपए पड़े हुए थे बैंक में, और मैंने 2 करोड़ रुपया का एसेट खरीद लिया, लैंड खरीद लिया या बिल्डिंग खरीद लिया। हो सकता है कि उससे प्रॉफिट मिलने वाला हो, मगर फिर भी ये इतना बड़ा राइट, पैसा तो भाई तेरे अकेले का नहीं था ना, पैसे तो हमारे सबका था। तो फर्म के नाम पे मत खरीद। तुमको अपना पर्सनल खरीदना, खरीद ले भैया। 2 करोड़ जो फर्म से लिया है वो पैसा भैया वापस फर्म को कर दे। ट्रांसफर इमूवेबल प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू द फर्म, चाहे खरीदो या बेचो, अलाउड नहीं है। और एंटर इनटू पार्टनरशिप ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म, फर्म के बिहाफ में किसी और के साथ पार्टनरशिप कर लेना। तुम अकेला कैसे कर सकते हो? तो ये सब इम्प्लाइड अथॉरिटी के बाहर है। मोड ऑफ डूइंग एक्ट टू बाइंड फर्म, ऐसा काम किस प्रकार से हमें काम करना चाहिए, किस पैटर्न पे काम करें हम, जिससे कि मेरे एब्सेंस में भी, मैं अगर नहीं भी रहूं कोई रीजन से, तो ये कागज दिखा देना भाई, तुमको तुम्हारा पैसा मिल जाएगा। तो इन ऑर्डर टू बाइंड अ फर्म, पार्टनर हूं मैं काम कर रहा हूं, मगर पैसे तो फर्म देगा। एन एक्ट और इंस्ट्रूमेंट डन, कोई भी एक्शन या कोई भी लेन देन डन और एग्जीक्यूटेड बाय अ पार्टनर और अदर पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म, कोई भी ऑर्डर, कोई भी मैंने ऑर्डर दिया कि चलो मुझे ये खरीदना है, 500 किलो चीनी का ऑर्डर दिया मैंने, कुछ भी ऑर्डर दिया, शैल बी डन और एग्जीक्यूटेड इन द फर्म नेम। एक तो भाई पैसे फर्म को देना है, तो किसके नाम पे कॉन्ट्रैक्ट साइन होना चाहिए? फर्म के नाम पे, ठीक है। इन एनी अदर मैनर एक्सप्रेसिंग और इम्प्लाइंग एन इंटेंशन टू बाइंड द फर्म, अगर कोई दूसरा मैनर में हुआ, फर्म के नाम पे हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, मगर कोई ऐसा सिचुएशन हो कि फर्म के नाम पे नहीं हो पा रहा है, मेरे को अपने नाम पे करना पड़ रहा है, बट उसमें मैंने कहीं ना कहीं नोट लिख दिया है, अलग से नोटिंग करवा दिया है, लिख दिया है, ठीक है, तो उसमें साफ जाहिर है कि ये जो मैंने ट्रांजैक्शन किया है, भले ही मेरे को अपने नाम पे करना पड़ गया है, ठीक है। ऐसा हो सकता है ना कि भाई रजिस्ट्रेशन नहीं किया हुआ हो फर्म के नाम पे, 2-3 दिन का फॉर्मेलिटी लगने वाला हो, ठीक है, इमीडिएट पेमेंट करना हो, फर्म के पास पैसे नहीं हो, मैंने अपने अकाउंट से, पर्सनल अकाउंट से पैसे दे दिए, बट कहीं ना कहीं मैंने ईमेल कर दिया फर्म को कि देखो ये काम ऐसा ऐसा हो रहा है, फर्म के बैंक में पैसे नहीं है, मैं अपने बैंक से पैसे दे रहा हूँ, 50% एडवांस मैं अपने अकाउंट से दे रहा हूँ, बाद में फर्म उसको रियम्बर्स कर देगा। तो कहीं ना कहीं इंटेंशन, इंटेंशन एकदम क्लियर है, कहीं लुका छुपी नहीं है, एकदम क्लियर कट बात है। तो भैया फर्म क्यों पीछे हटेगा?
अब इसी का एनालिसिस थोड़ा सा क्विक रीडिंग लगाएंगे, या ये एनालिसिस दोस्त आप खुद भी पढ़ सकते हो। क्या मैं दूं आपको 2 मिनट, आप सेल्फ रीडिंग लगाओगे? लगाइए, आप भी सेल्फ रीडिंग लगाइए, मैं भी यहाँ सेल्फ रीडिंग लगाता हूँ। दोस्त मैंने तो रीडिंग लगा ली है, कुछ भी स्पेशल नहीं है जिसको अलग से मैं रीड करके आपको एक्सप्लेन करूं। आपको फिर भी अगर कोई बात नहीं समझ में आए तो आपके पास है ये व्हाट्सएप नंबर। थोड़ा सा स्पीड को भी बढ़ाना पड़ेगा, ये आप आराम से पढ़िएगा, कुछ नहीं, सारा चर्चा हमने कर दिया है। चलिए लास्ट कंक्लूजन पैराग्राफ पढ़ देते हैं। Thus a partner has implied authority to bind the firm by all acts done by him in all matters connected with the partnership business। पार्टनरशिप बिजनेस से कनेक्टेड कुछ काम कर रहे हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं है, फर्म उस पर पीछे नहीं हटेगा। एंड विच आर डन इन द यूजुअल वे and are not in their nature beyond the scope of partnership। You must remember that an implied authority of a partner may differ in different kinds of business। ये एक important चीज है, अलग अलग तरीका का व्यापार होता है, अलग अलग तरीके के व्यापार में इम्प्लाइड अथॉरिटी, स्वाभाविक सा पावर, स्वाभाविक सी बात है, वो डिफर हो सकता है। आइए ये एग्जाम्पल देखते हैं, इससे समझ में आएगा। X a partner in a firm of solicitors। फर्म ऑफ सॉलिसिटर्स, तो सॉलिसिटर्स बेसिकली लीगल काम करते हैं, ठीक है। मगर यहाँ पर काम कुछ और हो रहा है। देखिए एक्स जो पार्टनर है, किस फर्म में पार्टनर है? सॉलिसिटर फर्म में पार्टनर है। और ये भाई साहब क्या करते हुए देखे जाएंगे? देखिए, बोरोज मनी एंड एग्जीक्यूट्स अ प्रोमिसरी नोट। भैया सॉलिसिटर है आपका, तो वकालत का काम है, एडवाइस दीजिए। आप पैसा बोरो कर रहे हैं, प्रॉमिसरी नोट दे रहे हो, ये तो कोई बैंकिंग फर्म का कोई काम होता तब तो समझ में आता। बैंकिंग फर्म वाला अगर ये पार्टनर होता तब तो ये एक इम्प्लाइड अथॉरिटी समझ में आती कि हाँ भैया रोज का काम है यार, डेली यही काम है यार, पैसे लेना पैसे देना, लेना देना लेना देना। बट यहाँ तो फर्म है सॉलिसिटर फर्म, तो क्या आपको लग रहा है कि ये यूजुअल कोर्स ऑफ बिजनेस है? नहीं है। तो क्या आपको लग रहा है कि ये इम्प्लाइड अथॉरिटी हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता है। बट देखिए क्या कर रहे हैं ये, एक्स अ पार्टनर इन द फर्म ऑफ सॉलिसिटर्स बोरोज मनी एंड एग्जीक्यूट्स अ प्रोमिसरी नोट इन द नेम ऑफ द फर्म विदाउट अथॉरिटी। कोई अथॉरिटी इसको नहीं दिया गया है, तो अगर अथॉरिटी के बाहर काम करेगा तो क्या फर्म को बाइंड कर पाएगा? इन द नेम ऑफ द फर्म कर रहा है, फर्म के नाम पे पैसा बोरो कर रहा है, कल को ये पैसे नहीं दे पाया तो क्या फर्म, जो पैसे इसने उधार लिए हैं, क्या फर्म बोलेगा हाँ हाँ कोई बात नहीं, हमारा लल्लन पार्टनर है, बेचारा क्या करे, बीवी से बहुत डरता है, भैया बोरो कर लिया, भैया क्या करे, शादी का सालगिरह था, वाइफ को ज्वेलरी खरीदने के लिए 10 लाख रुपया बोरो कर लिया, अरे कोई बात नहीं, हमारा दिल है, हमारा धड़कन है, हम देंगे पैसे। क्या बाकी पार्टनर्स ऐसा बोलेंगे?
नहीं बोलेंगे भाई, नहीं तो बाकी की भी तो एनिवर्सरी आने वाली है, वो बोलेंगे तू 10 लाख का खरीदा, मेरी बीवी को मैं 20 लाख का खरीदवाऊंगा, तो भैया फिर तो पार्टनरशिप बिजनेस हो लिया। तो ये फर्म को बाइंड नहीं कर पाएंगे। द अदर पार्टनर्स आर नॉट लाइबल ऑन द नोट। जो भी आप प्रोमिसरी नोट दे रहे हो, प्रोमिसरी नोट मतलब क्या होता है? आई प्रॉमिस टू पे, नोट दे दिया आपने, और ये नोट किसके नाम पर दिया? फर्म के नाम पे। ये नोट दे कौन रहा है? ABC फर्म। बोरो कौन कर रहा है? बोरो कर रहा है ए, और नोट दे रहा है फर्म। फर्म प्रॉमिस कर रहा है कि आई प्रॉमिस टू पे, द फर्म प्रोमिसेस टू पे। भैया पैसा आप ए लोगे और प्रॉमिस हमारे नाम पे कर रहे हो? नहीं नहीं नहीं। द अदर पार्टनर्स आर नॉट लाइबल ऑन द नोट। स्वाभाविक सी बात है, एज इट इज नॉट पार्ट ऑफ द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ अ सॉलिसिटर। सॉलिसिटर का तो काम नहीं है ये टू ड्रॉ, एक्सेप्ट और एंडोर्स नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। टू ड्रॉ, एक्सेप्ट और एंडोर्स नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, ये प्रॉमिसरी नोट को नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बोला जाता है। However, it may be usual for one partner of the firm of bankers, ये इंपॉर्टेंट है, अगर ये बैंकर का फर्म होता तब कोई दिक्कत नहीं था, तब ये इम्प्लाइड अथॉरिटी होता, ये यूजुअल कोर्स ऑफ बिजनेस होता। क्या क्या होता? टू ड्रॉ, एक्सेप्ट और एंडोर्स बिल ऑफ एक्सचेंज ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म। उस सिचुएशन पे फर्म उसका साथ देता, पार्टनरशिप फर्म बाकी पार्टनर्स जो है वो 100% उस पार्टनर का साथ देता, क्योंकि पार्टनर क्या बोलता? अरे भाई मैंने क्या अपनी बीवी के लिए गहने लेने के लिए ये प्रॉमिसरी नोट बनाया है? तो ठीक है भाई, ये तो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है। इसी प्रकार से अगर कोई कॉमर्शियल नेचर का पार्टनरशिप हो, कॉमर्शियल नेचर, कॉमर्शियल नेचर मतलब जहाँ ट्रेडिंग हो रहा है, खरीदना बेचना, तो उस सिचुएशन पे कोई भी पार्टनर ही में प्लेज और सेल द पार्टनरशिप प्रॉपर्टी, he may buy goods on account of partnership, he may borrow money, contract debts and pay debts on account of partners, क्योंकि ये पार्टनर का जो बिजनेस है ये लेना देना बेचना का काम है भाई, तो ये नॉर्मल हो गया। he may draw, sign, endorse, transfer, negotiate and procure to be discounted notes, bill of exchange, checks and other negotiable papers in the name of account of partnership। तो जैसा नेचर ऑफ बिजनेस हो उसी नेचर के हिसाब से अगर पार्टनर बिहेव कर रहा है तो वो इम्प्लाइड अथॉरिटी है, मगर अगर वो अपना औकात अथॉरिटी से बढ़कर कुछ काम करे तो बाकी पार्टनर साथ नहीं देंगे। तुम्हारा अथॉरिटी है भैया 1 लाख रुपए तक का कुछ भी उधार ले लो या दे दो, बट 1 लाख से ऊपर का अथॉरिटी तो भैया तुमको नहीं दिए हैं, तो ये आपस में तय होता है। Section 92 contains the acts which are beyond the implied authority of partners. Beyond, भैया इसके आगे तुम्हारा अथॉरिटी नहीं है, तुम्हारा अथॉरिटी यहीं तक है, तो ऐसा भी होता है। चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद हम पढ़ेंगे एक्सटेंशन एंड रिस्ट्रिक्शन ऑफ पार्टनर्स इम्प्लाइड अथॉरिटी, या ये काम करेंगे नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आप लोग थोड़ा सा रीडिंग लगा कर आइए, बहुत ईजी है, थोड़ा सा स्पीड को भी बढ़ाएंगे। चलिए, टेक केयर, एंजॉय योर क्लासेस, ऑल द वेरी बेस्ट।